तो फ्रेंच ओपन का दूसरा हफ्ता अब शुरू हो चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले हफ्ते की, जो कि काफ़ी रोमांचक रहा है और काफ़ी उलटफेर भी हुए हैं देखा जाए तो, चाहे वो मेंस टेनिस हो या विमेंस टेनिस हो। बहुत सारे ऐसे मैचेस हुए हैं जिनकी हमें उम्मीद नहीं थी, ऐसे रिजल्ट आए जिनकी हमें उम्मीद नहीं थी। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले देखते हैं कि क्या क्या आज हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे फेडरर की, जिन्होंने यह टूर्नामेंट बीच में छोड़ा। क्या वह सही निर्णय था, क्या नहीं था। उसके बाद हम बात करेंगे जोकोविच के फॉर्म की। कल का जो उनका मैच था उससे हम क्या सीख सकते हैं, क्या हम समझ सकते हैं कि जोकोविच कैसा खेल रहे हैं अभी। और उसके बाद हम बात करेंगे नडाल के फॉर्म की। फिर हम बात करेंगे दिन और रात की जो कंडीशंस हैं फ्रेंच ओपन में, क्योंकि पिछले काफ़ी वर्षों से रात में कोई भी मैच नहीं होता था फ्रेंच ओपन में, लेकिन अब उन्होंने यह भी चालू कर दिया है क्योंकि लाइट्स भी लग गई हैं और बारिश के लिए जो है वो इंतज़ाम भी हो चुके हैं। तो अब अगर बरसात भी होती है तो जैसा कि बाकी टूर्नामेंट्स में होता है, आप ग्राउंड को कवर कर सकते हैं और कोर्ट पे मैचेस चल सकते हैं, फिलिप शैट्रियर कोर्ट पे। तो उसकी भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि लोरेंजो मुसेटी, जिन्होंने कल जोकोविच के साथ बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और लगभग उन्हें हरा ही दिया था, वो कौन है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग पहली बार आप लोगों ने मुसेटी का खेल देखा होगा, तो उसके विषय में भी हम बात करेंगे। और फिर हम क्वार्टर फाइनल लाइनअप की बात करेंगे और फिर हम प्रेडिक्शंस करेंगे कि कौन है वो खिलाड़ी जो इस बार का फ्रेंच ओपन जीत सकता है। जाहिर सी बात है, आप में से बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि कौन जीत सकता है, पर फिर भी इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेडरर के डिसीजन की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, फेडरर अपने 3 राउंड के मैचेस जीत चुके थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अचानक यह फैसला लिया कि वो फ्रेंच ओपन बीच में ही छोड़ेंगे। और इसका कारण जो उन्होंने बताया वो यह था कि उनकी नी की सर्जरी हो चुकी है 2 बार, और क्योंकि वो अभी वापसी कर रहे हैं तो वो बहुत जल्द बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है अपने खेल पे, अपनी शरीर पे नहीं देना चाहते। और इसी कारण उन्होंने कोशिश की कि थोड़ी सी प्रैक्टिस उन्हें मिल जाए, जो कि उन्हें मिल गई। मैच प्रैक्टिस की बात कर रहे थे, ग्रैंड स्लैम प्रैक्टिस की बात कर रहे थे, वो उन्हें मिल गई फ्रेंच ओपन से। लेकिन अगर वो आगे कंटिन्यू करते तो उन्हें भी ये पता है कि उनके जो आगे आने वाले मैचेस थे, चाहे वो बेरेटिनी के समक्ष हो, चाहे वो जोकोविच के साथ हो, बहुत ही मुश्किल होने वाले थे। और क्योंकि उनका जो पिछला मैच था वो बहुत लंबा खिंचा था और बहुत ही मुश्किल से वो जीत पाए थे, तो यह निर्णय उन्होंने लिया कि विमिल्डन, जो कि अगले महीने ही है और ज़्यादा समय नहीं है उसके प्रिपरेशन के लिए, तो सबसे अच्छा फेडरर के लिए यही होगा कि वो अपने शरीर को प्रिजर्व करें और थोड़ा सा और ज़्यादा ट्रेनिंग करें। और विमिल्डन में जो कि जहाँ की सरफेस उनका बहुत साथ देती है, जहाँ की सरफेस उनके गेम का बहुत साथ देती है, जहाँ उनकी सर्व, उनका एग्रेशन बहुत काम आता है, वहाँ पर वो जो है प्रदर्शन, अपना असली प्रदर्शन दिखाएं। और इसलिए उन्होंने यह फैसला लिया। अब इसके दो तरह से इसको देखने की ज़रूरत है। एक तो कुछ जो फैंस हैं वो ये भी कह सकते हैं, या कुछ जो न्यूट्रल लोग हैं वो ये कह सकते हैं कि एक तरह से यह ग्रैंड स्लैम का अपमान हुआ, क्योंकि बीच में ग्रैंड स्लैम छोड़ के जाना जबकि वह इंजर्ड नहीं है, फिर भी और फैंस का भी एक तरह से अपमान हुआ, क्योंकि आपने एक खिलाड़ी को हराया और फिर आप दूसरा मैच नहीं आपने खेला, तो जिस खिलाड़ी को आपने हराया वो भी आगे जा सकता था, या आपकी जगह कोई दूसरा खिलाड़ी जो ड्रॉ में होता उसके लिए आगे जाने का मौका बन सकता था। तो ऐसा कुछ लोग कह सकते हैं। बट इसका दूसरा जो रूप है, दूसरा जो इसका पहलू है, वो यह है कि भाई फेडरर जो है इस उम्र में है, 40 साल के वो हो चुके हैं और फिर भी वह खेल रहे हैं। तो आई एम श्योर कि जितने भी मेजॉरिटी ऑफ जो फैंस हैं वो यही चाहेंगे कि फेडरर अगर जितना भी हो सके ज़्यादा खेलें, और भले ही वो एक मैच खेलने के लिए भी आए तो भी उससे बहुत खुशी ही मिलेगी सारे फैंस को, टूर्नामेंट को भी। तो इसीलिए उस निर्णय को जो है गलत मानना पूरी तरह से सही नहीं है। अपनी अपनी ओपिनियन है इसमें। लेकिन अगर हम देखें फेडरर की उम्र को, तो हम ये देखेंगे कि उनके साथ के जो जितने भी खिलाड़ी थे वो अधिकतर अब रिटायर हो चुके हैं। उसमें से काफ़ी लोग कमेंट्री कर रहे हैं, काफ़ी लोग कोच बन चुके हैं, और काफ़ी लोग टेनिस से पूरी तरह से दूर भी हो चुके हैं। तो ऐसे समय में अगर फेडरर अभी भी अच्छा खेल रहे हैं और चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट में वो हिस्सा लें, तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी बात है। और यही फैंस चाहते हैं कि भले ही वो 2-3 मैच खेलने आएँ, लेकिन ज़रूर ग्रैंड स्लैम्स में पार्ट लें, और हर ग्रैंड स्लैम में पार्ट लें, क्योंकि सिर्फ विंबलडन में अगर वो पार्ट लेते हैं तो वो तो वर्ष में एक ही बार होता है। और
हम सब ये चाहते हैं कि फेडरर जो है हर ग्रैंड स्लैम में खेलें, चाहे वो हारे या जीते, उससे वैसे भी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी उनका खेलना जो है वो बहुत ज़रूरी है दुनिया भर के फैंस के लिए। तो मेरे हिसाब से जो उनका निर्णय था वो सही था, और अगर वो नहीं खेलते फ्रेंच ओपन तो भी मेरे हिसाब से वो निर्णय सही होता, क्योंकि जो उनके 2-3 मैचेस थे फ्रेंच ओपन के पहले, वो हमने देख लिया था कि उनका फॉर्म अभी उतना अच्छा नहीं है, और हमें पता था कि जो भी मैचेस वो खेलेंगे फ्रेंच ओपन में उसमें भी उन्हें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि खिलाड़ी बहुत ही अच्छे हैं क्ले पर फेडरर के अलावा भी। तो इसीलिए उन्हें इतनी आसानी से जीत नहीं मिलेगी, और ऐसा भी नहीं है कि वो कोशिश नहीं करेंगे, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे जीतने की। तो इसका जो परिणाम होगा वो यह होगा कि उनके मैचेस काफ़ी लंबे खिंचेंगे, जिससे उनके शरीर पर भी प्रभाव और दबाव पड़ सकता है, और प्लस उनकी जो विमिल्डन की प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर वो नहीं भी खेलते तो भी उसमें कुछ गलत नहीं होता, लेकिन उन्होंने खेला और उन्होंने एक ट्राई किया, 2-3 मैच अच्छे खेले, काफ़ी कुछ उन्होंने अच्छे शॉट्स लगाए, उनका जो बैकहैंड है, फोरहैंड है, सब अच्छे से काम कर रहा है, उनकी सर्व बहुत अच्छी है। मूवमेंट बिल्कुल एक ऐसा एरिया है जिसमें उन्हें और काम करने की ज़रूरत है, और फिटनेस पर उन्हें और ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। पर मेरे हिसाब से विमिल्डन जो 2 हफ्ते हैं विमिल्डन के, उसमें वो अपनी पूरी जान लगा सकते हैं, अपना पूरा दम लगा सकते हैं, और अगर वो अच्छा खेले तो जीतने का भी चांस उनका बहुत है। जबकि फ्रेंच ओपन में हम सब जानते हैं कि वो कितना भी अच्छा खेलते तो जोकोविच और नडाल दोनों को हराना उनके लिए बहुत मुश्किल था, और मेरे हिसाब से ये सही निर्णय उन्होंने लिया। और देखते हैं कि विमिल्डन में क्या होता है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है नडाल के विषय में, पर उससे पहले हम बात करेंगे जोकोविच की, कि आखिर जोकोविच के फॉर्म को हुआ क्या है। ये बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना, क्योंकि हालांकि मुसेटी ने कल बहुत अच्छा खेल दिखाया, और बहुत ही ऐसा लगा था कि लगभग वो जीत ही चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जोकोविच के फॉर्म में गिरावट आई है, और इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा हमें। क्योंकि अगर आप पिछले कई वर्षों में जोकोविच की परफॉर्मेंस देखें फ्रेंच ओपन में खास करके, तो वो उतनी अच्छी नहीं रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में बाहर हो गए, लेकिन क्योंकि जब हम जोकोविच की बात करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फ्रेंच ओपन भी जीत सकते हैं, क्योंकि वो पहले भी जीत चुके हैं, और यह भी हम कहते हैं कि नडाल को फ्रेंच ओपन में अगर कोई हरा सकता है तो वो जोकोविच ही है, क्योंकि उनका फॉर्म और उनका जो स्टाइल है गेम का वो काफ़ी अच्छा है, और वो जो उनका बैकहैंड है डाउन द लाइन खास करके, वो नडाल के फोरहैंड को कई बार न्यूट्रलाइज करने में काम आता है। तो इसलिए जोकोविच का फॉर्म अगर पूरी तरह से अच्छा नहीं है तो यह हमें मानना पड़ेगा कि उनका गेम जो है वो अभी काफ़ी पहले के मुकाबले उतना अच्छा नहीं रहा है, खास करके क्ले पर। क्योंकि 2013 2014 तक की आप बात करें, या इवन 2016 की बात करें जिसमें नडाल से उनका मुकाबला नहीं हुआ था, लेकिन 2016 में भी उनका गेम बहुत अच्छा था, और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि उनका मूवमेंट और उनकी टाइमिंग क्ले पर बहुत अच्छी थी। वो बड़े आसानी से, कभी ऐसा लगता नहीं था कि किसी रैली में वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन कल का मैच आप देखें, या पिछले 2-3 वर्षों के मैचेस आप देखें जहां वो ज्वेरेव के साथ उन्होंने स्ट्रगल किया है, थीम से उनको 1-2 बार मात मिली है, वहाँ अगर आप कंसंट्रेट करें तो आप ये देखेंगे कि जोकोविच के मूवमेंट जो है उसमें कुछ गड़बड़ हमें दिखाई देती है, कि वो क्ले पर काफ़ी बार फिसलते हैं, या इतने अच्छे से स्लाइड नहीं कर पाते हैं, और ऐसा लगता है कि शॉट्स जो है बहुत ज़्यादा स्पीड से उनके तरफ आ रहे हैं, और वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है, अपने आप को सेट नहीं कर पा रहे हैं। जबकि क्ले पर ऐसी उम्मीद की जाती है कि एज अ प्लेयर अगर आप टाइम ज़्यादा लेते हैं सेट होने में, तो क्ले एक ऐसी सरफेस है जो आपको यह मौका देगी। लेकिन फिर भी जोकोविच के साथ ये मूवमेंट में अभी इशू आ रहे हैं। और दूसरी चीज़, उनकी टाइमिंग भी काफ़ी, कल देखा जाए तो उतनी अच्छी नहीं थी। उन काफ़ी फोरहैंड उन्होंने मिस किए, जो कि वो कभी मिस नहीं करते हैं। इवन बैकहैंड, सिंपल बैकहैंड उनके लिहाज से वो भी उन्होंने मिस किए। तो उनका फॉर्म मेरे हिसाब से भी उतना अच्छा नहीं चल रहा है। हालांकि वो इतने महानतम खिलाड़ी हैं कि इसके बावजूद वो कल जीतने में कामयाब हुए और वापसी करने में कामयाब हुए, क्योंकि वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स हैं ऑल टाइम के। और मुसेटी जो है वो एक नए खिलाड़ी हैं, तो जाहिर सी बात है उनमें तजुर्बे की कमी भी थी। 2 सेट जीतने के बाद तीसरे सेट में किसी भी खिलाड़ी का थोड़ा सा मनोबल, हल्का सा जो गेम का लेवल है वो डाउन हो ही जाता है।
चाहे आप हारो चाहे जीतो, कुछ ना कुछ फ़र्क आपके कंसंट्रेशन में पड़ता है। और जोकोविच ने कल इसका पूरा फ़ायदा उठाया तीसरे सेट में, और उसके बाद पूरे गेम को वो अपने तरफ ले गए। और इन दी एंड मेरे हिसाब से मुसेटी में ना मानसिक तौर पे ना शारीरिक तौर पे ताकत बची थी कि वो जोकोविच से मुकाबला कर पाते, और इसलिए उन्होंने 4-0 के स्कोर पर जो है रिटायर होने का फैसला किया। पर जोकोविच की जहाँ तक बात करें, मुझे लगता है कि उनके फॉर्म में ज़रूर थोड़ी सी कमी है अभी। और इस फॉर्म से वो सेमीफाइनल तक ज़रूर पहुंच सकते हैं। लेकिन जो अगला उनका मुकाबला बेरेटिनी के साथ होना है वो आसान नहीं होगा, क्योंकि बेरेटिनी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और काफ़ी एग्रेसिव भी खेलते हैं। उनके भी बैकहैंड फोरहैंड दोनों अच्छे हैं। तो इसलिए जोकोविच को जो उन्होंने कल खेल दिखाया है उससे और अधिक अच्छा खेल दिखाना पड़ेगा अगर उन्हें वो मैच जीतना है। और अगर वो जीत जाते हैं, फिर जब वो नडाल से भिड़ते हैं, तब मेरे हिसाब से जोकोविच को अब बहुत ही ज़्यादा सुधार करना पड़ेगा अपने गेम में अगर वो नडाल को हराना चाहते हैं, क्योंकि नडाल बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, पूरे फॉर्म में दिख रहे हैं। और सिर्फ उनके फॉर्म की ही बात नहीं करेंगे, उनको हराना, जो कि हम अगले पॉइंट में डिस्कस करने ही वाले हैं, कि उनको हराना बहुत ही बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए जोकोविच को अगर 19वें ग्रैंड स्लैम की तरफ बढ़ना है और नडाल को 21वें ग्रैंड स्लैम तक पहुंचने से रोकना है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा सुधार करना पड़ेगा अपने गेम में, और कोई भी गलती उन्हें नहीं करनी है, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा उनके लिए जीत पाना। तो अब हम बात करते हैं नडाल की। तो जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नडाल को हराना अभी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है क्ले पर। और इसका हमने उदाहरण कल भी देखा। कल सिनर ने इतनी अच्छी शुरुआत की मैच में, और बहुत ही पावर से वो हिट कर रहे थे शॉट्स, चाहे वो फोरहैंड हो चाहे बैकहैंड हो। उनकी स्पीड उनके शॉट्स की बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उनकी हाइट भी काफ़ी लंबी है, जिस वजह से उनको फ़ायदा भी मिलता है और काफ़ी पावर वो जनरेट कर पाते हैं। और कंडीशंस भी कल की हॉट एंड ह्यूमिड तो नहीं थी, पर काफ़ी हॉट कंडीशंस थी, जिस वजह से बॉल बाउंस करती है और काफ़ी तेज़ी से जाती है कोर्ट के थ्रू। तो उसका फ़ायदा सिनर को मिलना चाहिए था, और वो मिल भी रहा था। पहले सेट में अगर आप देखें तो सिनर बहुत अच्छा खेल रहे थे और 5-4 से ऊपर भी थे, और सेट के लिए सर्व भी कर रहे थे। लेकिन जैसा कि पहले भी उनके साथ हुआ है, रोम में भी हुआ और पिछले साल भी हुआ है, कि जब भी वो नडाल के साथ अच्छा खेलते हैं शुरू में, उस लीड को वो मेंटेन नहीं कर पाते। और कल भी वो सेट क्लोज नहीं कर पाए, चाहे वो आप नर्व्स कह लें, चाहे वो सामने जो नडाल है, नडाल का फैक्टर आप कह लें, जो भी वजह रही हो, लेकिन वो कल भी सेट को क्लोज नहीं कर पाए। और 5-3 से सीधा वो जो है 7-5 वो सेट हार गए। और उसके बाद एक बार अगर आप पहला सेट नडाल के साथ हार जाते हैं फ्रेंच ओपन में, तो फिर आपका वापसी करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फिर नडाल जो है वो थोड़ा एग्रेसिव खेलने लग जाते हैं। नए नए शॉट्स जो हैं, जिन पर उन्हें उतना आत्मविश्वास नहीं है, वो भी वह ट्राई करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि अब एक सेट वो जीत चुके हैं, और अभी दूसरे खिलाड़ी को अगर उन्हें हराना है तो उन्हें 3 और सेट हारने पड़ेंगे। और इस कंडीशन में, जो कि क्ले की जो हॉट कंडीशंस हैं, फिटनेस भी वहाँ पर बहुत मायने रखती है। प्लस नडाल के पास इतनी वैरायटी है कि वो कभी भी अपना गेम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए वो नए नए शॉट्स ट्राई करने लगते हैं। अगर आप उनका बैकहैंड देखें तीसरे सेट में, जो कि 6-0 से कल उन्होंने जीता, उसमें आपको ये साफ दिखेगा कि एक कॉन्फिडेंट प्लेयर, एक आत्मविश्वास जब बढ़ जाता है किसी खिलाड़ी में, तो किस तरह से वो परफॉर्मेंस देता है, वो कल नडाल ने हमको दिखाया। हर तरीके के विनर उन्होंने मारना शुरू किए, और सिनर खुद भी समझ नहीं पाए, क्योंकि सामने वाला खिलाड़ी भी जब वो देखे कि हर तरीके से विनर आ रहे हैं और कुछ भी वो ट्राई कर ले कुछ नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसके पास भी आइडियाज़ की कमी होने लगती है। और इसीलिए हमने कल तीसरे सेट में यह देखा कि सिनर काफ़ी बॉल्स जो हैं वो मिड ऑफ द कोर्ट नडाल को वापस दे रहे थे, क्योंकि इससे यह साफ जाहिर हो रहा था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तो इसलिए ना वो विनर मारने जा रहे थे, ना वो ड्रॉप शॉट ट्राई कर रहे थे, वो बॉल मिड ऑफ द कोर्ट रिटर्न कर रहे थे। और यह नडाल के फेवर में गया, क्योंकि नडाल फिर बॉल को इधर या उधर डायरेक्ट कर पाए, और काफ़ी अच्छे से उन्होंने मैच को क्लोज किया। तो यह फिर से एक सवाल उठाते हैं कि क्या वाकई नडाल को कोई हरा भी सकता है फ्रेंच ओपन में। और मुझे लगता है कि इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में वो हैं और जिस फिटनेस में वो हैं, मुझे लगता है उनको हराना बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। क्योंकि किसी भी खिलाड़ी को अगर उन्हें हराना है तो पूरे 3 या 3.5 घंटे अपना 100% बेस्ट परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, तभी वो नडाल को हरा सकते हैं। क्योंकि यह हमने देखा है कि नडाल 1-5 से पिछड़ने के बाद, 0-40 के स्कोर से पिछड़ने के बाद अक्सर वापस आ जाया करते हैं, चाहे सामने फेडरर ही क्यों ना हो, किसी भी खिलाड़ी के साथ वो वापसी कर लेते हैं। तो ऐसे में जब तक कि मैच ख़त्म नहीं हो जाता,
आप कभी भी नडाल को यह नहीं कह सकते कि अब नडाल हार जाएंगे या अब नडाल अच्छा नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि कभी ना कभी किसी ना किसी मौके पर जब तक वह मैच चल रहा है नडाल वापसी कर सकते हैं, और उन्होंने ऐसा कई बार करके दिखाया है। तो इसलिए अब हमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो नडाल को हराना बहुत ही मुश्किल है, और मेरे हिसाब से जो भी प्लेयर उन्हें हराएगा उसे बहुत ही अच्छा खेलना पड़ेगा और लगातार अच्छा खेलते रहना पड़ेगा पूरे 3 साढ़े 3 घंटे तक। और मेरे हिसाब से जोकोविच के अलावा इस फ्रेंच ओपन में मुझे नहीं लगता कि कोई अभी ऐसा कर सकता है, और इवन जोकोविच के लिए भी बहुत ही मुश्किल होगा वो कर पाना। तो इसलिए इस फ्रेंच ओपन में ऐसा मुझे लगता है कि नडाल फेवरेट हैं, और अपना 21वां ग्रैंड स्लैम बहुत ही आसानी से वो जीत सकते हैं अगर वो इसी फॉर्म में खेलते रहे तो। क्योंकि जो वैरायटी आप देख रहे हैं उनकी, चाहे वो आप वॉली देखें, नेट गेम उनका इतना इम्प्रूव हो गया है, और फोरहैंड तो उनका डेडली है ही है। अगर वो डाउन द लाइन फोरहैंड मारने लग जाए तो आप समझ जाइए कि फिर मैच बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। और बैकहैंड भी उनका बहुत स्ट्रांग हो गया है, काफ़ी डीप बैकहैंड अब मारते हैं। पहले वो बैकहैंड बहुत शॉर्ट मारते थे और चांस देते थे दूसरे प्लेयर को एग्रेसिव होने का, आगे आने का, लेकिन अब उनका बैकहैंड काफ़ी डीप रहता है और काफ़ी पावर रहती है उस बैकहैंड में, चाहे वो क्रॉस कोर्ट हो चाहे डाउन द लाइन हो। तो अब इतना आसान नहीं है किसी भी खिलाड़ी के लिए उनके बैकहैंड को टारगेट करना। और क्योंकि उनकी आदत है वो बहुत जल्दी जो है बैकहैंड को अपने फोरहैंड में कन्वर्ट कर लेते हैं रन अराउंड करके। तो वो चीज़ अभी भी उनकी कायम है, इवन दो उन्होंने भी बहुत ही जो है हाल ही में अपना 35वां जन्मदिन मनाया है। और ऐसे में आप ये सोचेंगे कि हो सकता है अब उनकी स्पीड में थोड़ी कमी आए, और जितने शॉट्स वो हट के जो है बैकहैंड की जगह फोरहैंड में अपने कन्वर्ट करते थे अब वो उतने ना कर पाए। पर ऐसा नहीं हो रहा है, अभी भी उनकी स्पीड बहुत तेज़ है, और इसीलिए बहुत ही मुश्किल है किसी को भी उनको हराना। और उनकी वैरायटी जो है वो बहुत ज़्यादा है क्ले पर खास करके। अब हम बात कर लेते हैं दिन और रात के मैचेस की। तो इस विषय पे बहुत चर्चा हो चुकी है, क्योंकि जब से फ्रेंच ओपन में रात के मैचेस शुरू हुए हैं लाइट्स की वजह से, और जो उनका कोर्ट जो कवर हो जाता है उस फैसिलिटी की वजह से, तो कई लोगों ने यह सोचा कि अगर रात में आप नडाल के साथ मैच करेंगे तो क्योंकि कंडीशंस कूल रहेंगी तो आपको थकान थोड़ी कम होगी, और क्योंकि कंडीशंस कूल रहेंगी तो बॉल भी उतनी बाउंस नहीं होगी और थोड़ी सी हैवी कंडीशन हो सकती हैं। तो एग्रेसिव खिलाड़ियों को, या ऐसे खिलाड़ी जो सेट होके बहुत तेज़ मारते हैं बॉल को, जैसे वावरिंका हो गए और इवन जोकोविच हो गए जो सेट होने में थोड़ा टाइम लेते हैं और उसके बाद हिट करते हैं, ऐसे खिलाड़ियों को काफ़ी फ़ायदा होगा नडाल के साथ। और इसीलिए पिछले साल हम यह बात कर रहे थे कि शायद जोकोविच के पास बहुत ही अच्छा मौका है नडाल को हराने का। लेकिन क्योंकि नडाल वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स हैं, हम जानते हैं कि वो अडेप्ट कर लेते हैं, इस चीज़ को उन्होंने भांप लिया कि हो सकता है जोकोविच यह स्ट्रैटेजी अपनाए। और इससे पहले कि जोकोविच ये स्ट्रैटेजी अपनाते नडाल खुद ही बहुत एग्रेसिव खेलने लगे, और अगर आप पिछले साल का मैच देखें तो नडाल ने एक भी मौका जोकोविच को नहीं दिया, सेटल होने तक का मौका नहीं दिया, इतना एग्रेसिव उन्होंने पूरा मैच खेला और हर तरह के शॉट्स अपने लगाए। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा, चाहे नडाल का मैच रात में हो या दिन में हो, क्योंकि जब जोकोविच के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो मुझे नहीं लगा कि किसी भी और खिलाड़ी के साथ कोई फ़र्क पड़ेगा नडाल की परफॉर्मेंस में। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें कंडीशंस में तो बिल्कुल सही बात है कि दोनों कंडीशंस में काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि दिन में गर्मी ज़्यादा रहती है तो बॉल बाउंस काफ़ी ज़्यादा करती है और काफ़ी तेज़ भी जाती है बाउंस होके। तो जो बहुत ही एग्रेसिव खिलाड़ी हैं, जो जिनको शॉट मेकिंग बहुत पसंद है, उनके लिए काफ़ी फ़ायदा है। लेकिन साथ ही साथ नुकसान यह है कि क्योंकि इतनी गर्मी रहती है तो आप 3 साढ़े 3 घंटे तक जो है लंबा मैचेस अगर आपको खेलना है तो उसमें बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि नडाल काफ़ी फिट हैं उस मामले में, 4 5 घंटे वो आराम से खेल सकते हैं, उसी लेवल पे खेल सकते हैं। लेकिन बाकी किसी भी खिलाड़ी के लिए वह कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए यह कंडीशन का ज़्यादा फ़ायदा कोई उठा नहीं पाता। जहाँ तक नाइट मैचेस की बात है, कंडीशंस कूलर होती हैं, तो बिल्कुल सही बात है कि फिटनेस जो है उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता उस लिहाज से, क्योंकि जो है आप कम थकते हैं और एग्रेसिव भी आप खेल सकते हैं। लेकिन उसमें भी यह निर्भर करता है कि आपके सामने वाला जो खिलाड़ी है वो कैसा खेल रहा है। अब अगर नडाल उस चीज़ को एडजस्ट कर जाते हैं और वो खुद एग्रेसिव हो जाते हैं तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है उनको हराना। लेकिन आइडियली ये देखा जाता है, जनरली ये देखा जाता है कि कूलर कंडीशंस एग्रेसिव प्लेयर्स के लिए फ़ायदेमंद होती है। बॉल उतनी बाउंस नहीं होती, थोड़ी कम बाउंस होती है, तो नडाल के जो शॉट्स हैं उनको भी हैंडल करना थोड़ा आसान होता है।
ना कि जब आप गर्मी के कंडीशन में खेल रहे हो, दिन की कंडीशन में आप खेल रहे हो। तो ये एक फ़र्क है। मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत ज़्यादा असर अब तक पड़ा है नडाल के गेम पे। तो इसीलिए जो है ज़्यादा उम्मीद किसी भी खिलाड़ी को नहीं करनी चाहिए कि इससे, इसकी वजह से, इन कंडीशंस की वजह से वो नडाल को हरा पाएंगे। ऐसा नहीं है। तो अब हम बात करते हैं लोरेंजो मुसेटी की, जिन्होंने कल जोकोविच के साथ बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा खेल दिखाया। और बहुत ही यंग खिलाड़ी हैं, 19 साल के खिलाड़ी हैं ये, इटली देश से। और अभी इन्होंने ग्रैंड स्लैम शुरू ही किया है। ये इनका पहला मेन ड्रॉ का जो ग्रैंड स्लैम है वह था फ्रेंच ओपन इस बार का। और इससे पहले वो पिछले साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी खेले थे, लेकिन वो मेन ड्रॉ में जगह नहीं बना पाए थे, क्वालिफायर में वो बाहर हो गए थे। पर इस बार वो क्वालिफायर में अपनी जगह बना पाए और उसके बाद मेन ड्रॉ में अपनी जगह बना पाए। और हम जानते हैं कि वो खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो ग्रैंड स्लैम के अलावा जो टूर्नामेंट्स हैं मास्टर्स लेवल पे, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि अभी शुरुआत है उनके करियर की। तो कुल मिला के उन्होंने लगभग 35 मैचेस ही खेले खेले हैं एटीपी के मेन टूर पे। तो बहुत ही नए खिलाड़ी हैं। लेकिन इतने नए होने के बावजूद, 19 साल के होने के बावजूद, और अपना पहला ग्रैंड स्लैम का मेन ड्रॉ खेलने के बावजूद, जो उन्होंने परफॉर्मेंस कल दी है जोकोविच के अगेंस्ट, पहले 2 सेट में खासकर की, इतने प्रेशर सिचुएशन में, टाई ब्रेक में इतनी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, जिसको देख के कोई भी यह मना नहीं कर सकता कि आने वाले समय में यह बहुत ही महानतम खिलाड़ी बन सकते हैं। इनके गेम की अगर बात की जाए तो जितना थोड़ा बहुत गेम हम लोगों ने देखा है, इनकी वैरायटी बहुत अच्छी है। और उसका आप उदाहरण कल के गेम में देख सकते हैं। चाहे वो स्लाइस करना हो, चाहे उनका बैकहैंड, सिंगल हैंडेड बैकहैंड हो, चाहे वो डाउन द लाइन बैकहैंड हो, चाहे वो क्रॉस कोर्ट बैकहैंड हो, इतनी हाई जो बाउंस वाली बॉल जो है, काफ़ी लंबे ऊंचे उछाल वाली बॉल जोकोविच ने दी। लेकिन इनको, इनका जो बैकहैंड है वो बहुत अच्छा है, और ये उसको फ्लैटन कर पाते हैं, डायरेक्शन भी चेंज कर पाते हैं। तो बहुत ही अच्छा कल इन्होंने उस लिहाज से परफॉर्म किया। मूवमेंट बहुत ही अच्छा है। हमने देखा कि नेट पे जो कैट एंड माउस गेम होता है, नेट के पास जाके पॉइंट्स को ख़त्म करना, चाहे वो पासिंग शॉट मारना हो, चाहे वो लॉब करना हो, हर चीज़ में इन्होंने काफ़ी वैरायटी दिखाई अपने गेम में। और वीकनेस की अगर बात कर लें तो वैसे तो इनके गेम में, क्योंकि अभी अभी शुरुआत ही हुई है, तो जाहिर सी बात है थोड़ी कमज़ोरी तो होगी। तो एक सर्व कहा जा सकता है कि इनकी उतनी फास्ट सर्व नहीं है, उतनी स्पीड नहीं है। लेकिन जो इनकी किक सर्व है वो बहुत अच्छी है, काफ़ी उछाल इनको मिला। और वो सर्व क्ले पे बहुत काम आती है, क्योंकि क्ले पे ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत तेज़ सर्व करें, लेकिन जो स्पॉट सर्विंग है, जो सही जगह पर सर्व करने की बात है, और जो किक प्रोवाइड करने की बात है, जिससे कि जो आपका सामने वाला खिलाड़ी है उसको पीछे हट के शॉट लेना पड़े, वो वाली सर्व इनकी बहुत अच्छी है। और कल नेट गेम इनका, हालांकि अभी शुरुआत है तो ठीक ठाक था, लेकिन उतना अच्छा नेट गेम नहीं है जितना कि टॉप लेवल पे होना चाहिए। और फिटनेस की जहाँ तक बात है, अभी 19 साल के खिलाड़ी हैं, तो जाहिर सी बात है कि क्ले पे जो कोई जैसे खिलाड़ी के साथ 5 सेट खेलना इनके लिए अभी इतना आसान नहीं होगा। और इसीलिए कल हमने देखने को भी मिला कि भले ही ये मैच खेल पाए, लेकिन उस लेवल पे अपने फॉर्म को मेंटेन कर पाना इनके लिए अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी इन्होंने शुरुआत ही की है। लेकिन अगले 5 सालों में इनके खेल को देख के यह कहना गलत नहीं होगा कि ये टॉप 5 कंटेंटर हैं। और ज़रूर इनकी जगह बन सकती है टॉप 5 में, अगर ये 2-3 चीज़ें जो अपने गेम की इम्प्रूव कर लें, और ख़ास करके फिटनेस, क्योंकि बाकी इनके गेम में ऐसी कोई ख़ास कमी नहीं है जिस वजह से ये टॉप पे ना पहुंच पाएँ। बस फिटनेस जो है वो इनकी मेन चीज़ रहेगी। और प्रेशर सिचुएशन में जो कल इन्होंने परफॉर्म किया है वो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि खिलाड़ी जो नए नए होते हैं वो प्रेशर सिचुएशन में उतना परफॉर्म नहीं कर पाते। बट इन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है उसको आप कंपेयर तो नहीं कर सकते, तुलना तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, थोड़ी थोड़ी झलक हमें नडाल की देखने को मिली, जो यंग नडाल थे। जब 2005 में फेडरर के साथ वो परफॉर्म कर रहे थे फ्रेंच ओपन में, तो वो भी इसी तरह से एग्रेसिव खेल रहे थे, और बड़े बड़े पॉइंट्स पे बड़े बड़े रिस्क ले रहे थे। और उसका हालांकि उन्हें फ़ायदा भी मिला और नडाल जीतने में कामयाब हुए। तो काफ़ी अच्छा फ्यूचर दिखाई दे रहा है मुसेटी का, और काफ़ी आगे बढ़ेंगे ये खिलाड़ी। अब हम बात कर लेते हैं क्वार्टर फाइनल लाइनअप की। तो क्वार्टर फाइनल लाइनअप, जैसा कि इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले हमने चर्चा की थी, कि ज़्वेरेव जो है वो बहुत अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं और क्वार्टर फाइनल में वो पहुंच चुके हैं।
और क्योंकि उनका मुकाबला सित्सिपास या जोकोविच या नडाल जैसे बहुत ही महानतम खिलाड़ियों से नहीं है, हालांकि फोकिना भी अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़्वेरेव जो है उनको वह मैच जीत जाना चाहिए। और सित्सिपास और मेदवेदेव में मैं यह कहूँगा कि सित्सिपास का गेम ओवरऑल ज़्यादा अच्छा है, और मेदवेडेव ने खुद यह कहा है कि उन्हें क्ले पे खेलना उतना पसंद नहीं है। हालांकि वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे जीतने की, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि सित्सिपास जो है वो ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी हैं और उनको जीत जाना चाहिए उस मैच में। उसके बाद जोकोविच और बेरेटिनी का मैच है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, इतना आसान नहीं होगा जोकोविच के लिए यह मैच जीतना, क्योंकि बेरेटिनी अच्छे खिलाड़ी हैं और जोकोविच फॉर्म में नहीं है, अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो देखना होगा कि वो किस तरह से, किस अप्रोच से आते हैं। हो सकता है कि वो एकदम उलटफेर कर दें, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करें, बहुत अच्छी सर्व करें। तो क्योंकि एक महानतम खिलाड़ी हैं जोकोविच, उनको प्रेडिक्ट कर पाना कि वो किस तरह से खेलेंगे यह बहुत मुश्किल है। लेकिन उनको जो उन्होंने मुसेटी के साथ खेला है उससे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा अगर वो आसानी से जीतना चाहते हैं तो। उसके बाद नडाल और श्वार्ट्समैन की जहाँ तक बात है, इस एक मैच में मुझे ऐसा लगता है कि कंडीशंस का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, क्योंकि श्वार्ट्समैन की हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है और वो नडाल के जो ऊंचे बाउंस वाली बॉल्स आती हैं उस पर बहुत स्ट्रगल करते हैं। और हमने ये देखा है पिछले कई वर्षों के फ्रेंच ओपन में कि श्वार्ट्जमैन ऐसी कंडीशन में स्ट्रगल करते हैं, खास करके नडाल के साथ, क्योंकि इतनी ऊंची ऊंची बाउंस वाली जो बॉल आती हैं उस पर एग्रेसिव खेल दिखाना बहुत मुश्किल होता है सामने वाले खिलाड़ी के लिए, और नडाल उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं उस चीज़ का। तो इसलिए अगर दिन में मैच होता है नडाल और श्वार्ट्समैन का और काफ़ी हॉट कंडीशंस रहती हैं, तो मेरे हिसाब से मुश्किल होगा श्वार्ट्समैन के लिए ज़्यादा एग्रेसिव खेल पाना, और नडाल के लिए आसानी होगी जीतने में। लेकिन अगर कंडीशंस रात वाली होती हैं जहां बाउंस कम होता है और थोड़ी हैवी कंडीशन होती हैं, क्योंकि श्वार्ट्समैन भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो सेट होके अपने शॉट्स मारते हैं और उनका बैकहैंड भी अच्छा है, फोरहैंड भी अच्छा है। तो मेरे हिसाब से अगर रात की कंडीशंस रहती हैं, नाइट सेशन रहता है, तो श्वार्ट्समैन को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इन दी एंड नडाल जीत जाएंगे और उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए मैच जीतने में। उसके बाद जो मेन मैच है वो नडाल जोकोविच का सेमीफाइनल है, और मुझे ऐसा लगता है कि ज़्वेरेव और नडाल जो है वो भिड़ सकते हैं फाइनल में, ये मेरा प्रेडिक्शन रहेगा। बट क्वार्टर फाइनल के बाद ही पता चलेगा कि कैसा खेल रहे हैं सभी खिलाड़ी। तो यही है, देखते हैं क्या होता है इस हफ्ते, और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे मैचेस हों, क्लोज मैचेस हों और अच्छा खेल देखने को हमें मिले। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।